और बड़ी चीज जिसको लेकर लगातार देश में चर्चा चल रही है, न सिर्फ बिहार चुनाव के वक्त बल्कि उससे पहले और अब बिहार चुनाव के नतीजे आने के बाद उससे भी ज्यादा। कुछ देर पहले सरकार की तरफ से देश में आर्थिक सुधारों के लिए बड़े कदमों का ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने यह ऐलान करते हुए कहा कि देश में विदेशी निवेश में 40% का इजाफा हुआ है। वर्ल्ड बैंक ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कितनी आसानी से आप यहां पर बिजनेस कर सकते हैं, उसमें 12 स्थानों का इंप्रूवमेंट दिखाया है भारत के लिए। 12 स्थान मतलब ऊपर उछल चुका है भारत वर्ल्ड बैंक के हिसाब से। आईएमएफ ने ग्लोबल इकोनॉमी में भारत को ब्राइटेस्ट स्पॉट बताया है, यानी कि सबसे बेहतर जगह बताया है, बहुत चमकदार बताया है यहां पर। यह ऐलान बिहार चुनावों के नतीजों के 2 दिन बाद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिटेन यात्रा से ठीक पहले किए गए हैं। पहले आपको बता देते हैं कि ये क्या क्या है, ऐलान जो किया गया है वो क्या है। कुल 15 क्षेत्रों में विदेशी निवेश के कायदे कानून ये सब आसान किए गए हैं। इनमें अहम जो है वो है रक्षा क्षेत्र, माइनिंग, क्षेत्रीय सिविल एविएशन, ड्यूटी फ्री दुकानें, कृषि, पशुपालन, बैंकिंग, निजी क्षेत्र और ई कॉमर्स के जरिए सिंगल ब्रांड रिटेल। ब्रॉडकास्टिंग के क्षेत्र में भी विदेशी निवेश की नीति को थोड़ा ढीला किया गया है, रिलैक्स किया गया है। एफआईपीबी के जरिए ब्रॉडकास्ट में 49% एफडीआई की इजाजत दी गई है, जबकि न्यूज चैनलों में भी एफडीआई सीमा 26 से बढ़ाकर 49% कर दी गई है। लेकिन जो नॉन न्यूज चैनल है यानी जो खबर नहीं दिखाते हैं, उन चैनलों और टेलीपोर्ट, डीटीएच, केबल नेटवर्क के लिए एफडीआई सीमा 100% कर दी गई है। साथ ही निर्माण और रबर का प्लांटेशन, कॉफी प्लांटेशन, इलायची, पाम ऑयल और जैतून तेल, इन सब के क्षेत्र में भी विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाकर 100% कर दी गई है। तो ये बहुत बड़े कदम माने जा रहे हैं और बहुत जिनकी जरूरत थी ये कदम माने जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिटेन यात्रा से ठीक पहले ही इन आर्थिक सुधारों का ऐलान किया गया है और विदेशी निवेश के लिए इन 15 सेक्टर्स को खोला जा रहा है। लेकिन सवाल जो है वो ये कि बिहार के चुनावी नतीजों के बाद क्या विपक्ष आसानी से इन सुधारों को मान लेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। रक्षा, खनन, नागरिक उड्डयन और कृषि जैसे कुल 15 क्षेत्रों में विदेशी निवेश के कायदे कानून आसान किए गए हैं। ब्रॉडकास्ट के क्षेत्र में भी विदेशी निवेश की नीति को ढीला किया गया है। जब निवेश और पूंजी होंगे, इन्वेस्टमेंट होगी, तो तभी है स्वाभाविक कि व्यवसाय बढ़ पाएंगे, रोजगार बढ़ पाएंगे। सरकार अब संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान आर्थिक सुधार से जुड़े लंबित बिलों पर राजनीतिक सहमति हासिल करने की कोशिश में है। संसद के सत्र से पहले हम लोगों ने बातचीत सभी राजनीतिक दलों से शुरू की है। संवाद के माध्यम से, समन्वय के माध्यम से, संपर्क के माध्यम से। लेकिन पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने एनडीटीवी से बातचीत में दावा किया कि बिहार के नतीजों से साफ है कि ग्रामीण भारत ने मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों को रिजेक्ट कर दिया है। बिहार की जनता ने बिल्कुल स्पष्ट आवाज में नरेंद्र मोदी जी को एक पैगाम भेजा है कि जो आर्थिक नीतियां आपने अपनाई हैं पिछले 15 महीनों में, एक ग्रामीण इलाकों के खिलाफ है। आप ये कह रहे हैं कि जो केंद्र सरकार की अपनी योजनाएं हैं, उनके कार्यान्वयन में जो कमजोरियां रही हैं, खामियां रही हैं, जो गलतियां हुई हैं जमीन पर, इसका भी असर नतीजों पर दिख रहा है। पहले बिहार में भुगतान में विलंब की बात हो रही थी, माने डिलेड पेमेंट, महात्मा गांधी नरेगा के संदर्भ में। पिछले कुछ महीने से तो हम ये सुन रहे हैं डिलेड पेमेंट छोड़िए, नो पेमेंट है। जयराम का कहना है कि सरकार ने मनरेगा और इंदिरा आवास योजना जैसी सामाजिक खुशहाली से जुड़ी योजनाओं की अनदेखी की है। अब वो आर्थिक सुधारों का एजेंडा लागू करना चाहती है, लेकिन इसके लिए उसे राजनीतिक सहमति बनानी होगी। दिल्ली से कैमरामैन शालिग्राम के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। तो इस अहम ऐलान के लिए, इसके ऊपर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं। आपको बता दें यहाँ दिल्ली स्टूडियो में हमारे साथ प्रवीण झा हैं, इकोनॉमिस्ट हैं और आपने कल भी इनको देखा था, इकोनॉमिक इशू पर हमें बता रहे थे, स्थिति क्लैरिफाई कर रहे थे। नरेंद्र तनीजा हैं और ये भी इकोनॉमिस्ट हैं और बीजेपी से भी जुड़े हुए हैं। अरविंद प्रसाद हैं, डायरेक्टर जनरल हैं फिक्की के, यानी कॉरपोरेट सेक्टर का जो व्यू है, जो उनकी राय है वो हम तक पहुंचाएंगे। कांग्रेस के हमारे जो मेहमान हैं कुछ देर में आ जाएंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आप दोनों से ये जानना चाहती हूँ कि जो ये ऐलान हुआ है उसको पहले नजर में आपको लगता है कि ये बहुत अहम है और टाइमली है? देखिए, सरकार की छवि के लिए बहुत ही टाइमली है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है।
लेकिन जहां तक एफडीआई का सवाल है और उससे हमारी अर्थव्यवस्था को क्या दिशा और क्या दशा मिलती है, उसको लेके काफी बहस है अपने यहाँ। सबसे पहले मैं एक छोटी बात आपको बताऊं कि जो टोटल एफडीआई हमारे जो कुल निवेश जो देश में है उसके सिंगल डिजिट में है वो। कई सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें कि आपने जब 26% भी किया था, 49% भी किया, हो कुछ नहीं रहा है। तो जो चेंजेस आए हैं उसके लिए इनको ऑपोजिशन से कहीं कोई समर्थन लेने की भी जरूरत नहीं है। तो ऐसे रूल्स हैं जिसमें उन्होंने फेरबदल किया है, तो उसको कहीं पार्लियामेंट ले जाने की बात तो है नहीं। लेकिन क्या इसके बाद अगर हम ये मान के चलें कि ये विदेशी निवेश बड़ी अच्छी चीज है, तो क्या उसमें जबरदस्त इजाफा होगा? मेरी समझ से ऐसा नहीं होगा। ठीक है। क्योंकि ये जो हमारा इतिहास रहा है, जब हम सीमाओं को बदलते रहे, उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। मैं तनेजा इससे भी आपसे भी यही सवाल करूंगी कि आप जो हैं, अब जो सिचुएशन अभी बनी हुई है, जिस तरह से थोड़ा बहुत डिस्कंटेंट हो रहा है, संतोष का भाव आ रहा है कि अभी तक ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, शायद बीजेपी की तरफ से कहा जाता है हमें अभी बहुत कम वक्त मिला है, लेकिन ये क्या उस दिशा में हम कदम मान सकते हैं कि बड़ा कदम है, इससे जॉब क्रिएशन होगा, सारा कुछ होगा? नहीं, बहुत अहम और बहुत बड़ा कदम है। अगर और दूसरा, इसको चुनाव बिहार वगैरह से जोड़ने का मैं कोई औचित्य नहीं देखता, क्योंकि इस तरह के जब अनाउंसमेंट होते हैं उसमें हफ्तों और महीनों की तैयारी होती है। तो बहुत समय से इसकी तैयारी चल रही थी, उसकी घोषणा आज हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मेक इन इंडिया का कैंपेन है, जिसका बहुत बड़ा उद्देश्य है कि देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग को इंसेंटिवाइज किया जाए और रोजगार पैदा करा जाए। अब एफडीआई के अंदर मुख्यतः क्या चीजें लेकर के एफडीआई से आता है, और जिस सेक्टर्स को खोला गया है, देखिए अब कैपिटल तो आती है, पूंजी आती है, उसके अलावा जो टेक्नोलॉजी आती है और एक्सपर्टीज आती है, ये तीन मुख्य चीजें होती हैं। और जिन जिन सेक्टर को खोला गया है, कहीं पे कैपिटल उससे आएगा, कहीं पे उसमें टेक्नोलॉजी आएगी, और बहुत सारे सेक्टर है जहां पे एक्सपर्टीज आएगी। मेरा ये मानना है कि ये बहुत जरूरी है, यही प्रयास इसमें हो रहा है कि अर्थव्यवस्था जो है, आज चाहे लोग कुछ भी बोले, हकीकत यह है कि दुनिया भर में आप उठाकर देख लीजिए, भारत एकमात्र एक ऐसी जगह रह गई है जहां पे बाहर की कंपनियां आना चाहती हैं। कोई टेक्नोलॉजी की खातिर आना चाहता है, कोई बाजार की खातिर आना चाहता है, कोई निवेश की खातिर आना चाहता है, कोई अपने विस्तार की खातिर आना पड़ता है। तो हम उस लकी स्पॉट में हैं और हमको उसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। और जिन जिन आप देखिए, जिन जिन सेक्टर्स को खासतौर से आज इंसेंटिवाइज एक तरीके से किया गया है नीति के अंतर्गत, उस सब का डायरेक्ट जो लिंक है वो मेक इन इंडिया से बहुत ज्यादा है। और मेक इन इंडिया और साथ में जो अर्थव्यवस्था, उसका विस्तार, जब तक विस्तार नहीं होगा, और अगर आप देखिए तो रोजगार के लिए और अर्थव्यवस्था विस्तार के लिए, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो आम गरीब आदमी है उसका किस तरह से विकास हो, उस पर फोकस है। क्योंकि एक बात तो तय हो गई है कि चाहे कोई राजनीतिक दल हो, देश का कोई इलाका, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, आज सबकी एस्पिरेशन वो ये है कि उनको विकास चाहिए। विकास आज सबसे बड़ा मकसद बन गया और मंत्र बन चुका है। तो अगर आप इसको देखें तो दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आप उठा करके देखिए वो कंपनी जो आज भारत आना चाहती हैं, जितने लोग, जितने सीईओज और कंपनीज बाहर से भारत में, दिल्ली के किसी होटल में देख लीजिए, सरकार के कार्यालय में देख लीजिए, आज लोगों का तांता लगा हुआ है जो भारत में आके निवेश करना चाहते हैं। कोई कहता है साहब थोड़ी सी असुविधा होती है, कोई कहता है इस सेक्टर में हम लगाना चाहते हैं, नीति में परिवर्तन करिए। तो वो सब करने का प्रयास किया गया है, जिससे ज्यादा। चलिए, मैं इस पर अलग अलग सेक्टर्स पे भी आऊंगी मैं आपके पास, लेकिन मैं अभी हमारे जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अरविंद प्रसाद, उनके पास जाऊंगी और अपने रिपोर्टर्स जो हैं हमारे, उनसे भी बात करूंगी। हमारे तीनों जो रिपोर्टर हैं अलग अलग फील्ड पर, वो हमें बताएंगे, तो उनके पास भी मैं जाऊंगी। और अरविंद जी, पहले ये आप हमें बता दीजिए कि कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो रेड टेप से सबसे ज्यादा परेशान होता है। उसको लगता है कि कहीं ना कहीं वो अंदर घुस नहीं पा रहा है, जो काम आसानी से हो सकती है वो नहीं हो पा रहा है, और असंतोष कई इंडस्ट्री लीडर्स ने जताया था पिछले कुछ दिनों में। ये आपको लगता है कि थोड़ा जो एक माहौल है उसको ठीक करने में, या उसको एक ज्यादा बड़ा कदम है, या सिर्फ एक छोटा सा स्टेप है जहां तक कॉर्पोरेट्स का सवाल है? देखिए, एफडीआई पे जो आज अनाउंसमेंट हुआ है वो एफडीआई रिलेटेड इश्यूज है, जिसमें कुछ प्रोसीजर चेंज किया गया है, कुछ लिमिट बढ़ाया गया है, और इससे जहां तक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात है, वो सिर्फ इन सेक्टरों के लिए जो प्रोसेस सिंप्लीफाई किए गए उसको प्रभावित करेगा। लेकिन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक लार्जर इशूज है, और जिसमें वित्त मंत्री ने भी आज बताया कि अभी जो लेटेस्ट रैंकिंग वर्ल्ड बैंक की आई है, वो जो पिछले वर्ष 142वां पोजीशन था, वो घट करके 130वां पोजीशन हुआ है। तो मैं नहीं मानता हूं कि ये एक बहुत बड़ा सुधार 142 से 130वां है, लेकिन एक ये प्रक्रिया का पार्ट है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में
टैक्सेशन का इशूज है, लेबर लॉज इशूज है, राज्य सरकारों से काफी अपेक्षाएं हैं। तो ये एक ऑनगोइंग प्रक्रिया है और जिसमें काफी हद तक काम हुए हैं, काफी हद तक काम हो रहे हैं। जहां तक एफडीआई की बात है, जो आज अनाउंसमेंट हुआ है वो तो कुछ लिमिटेड सेक्टर में 15 सेक्टर है, लेकिन काफी प्रोसीजरल है, कुछ लिमिट बढ़ाए गए हैं और इन क्षेत्रों में निश्चित रूप से इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। खास करके जैसे कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, इसमें अभी जो इन्वेस्टमेंट एक थोड़ा सा डल पड़ा हुआ है, जिसके कारण रियल एस्टेट का मार्केट थोड़ा सा कमजोर पड़ा हुआ, उसमें अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है तो फिर से एक कंस्ट्रक्शन का साइकिल चल पड़ सकता है। अभी प्रोजेक्ट अधूरे हैं, फाइनेंस कैश फ्लो नहीं हो रहा है। इसी तरह का मान लीजिए नॉन शेड्यूल एयर लाइंस है, या टेलीकॉम, कई नेटवर्क की योजनाएं हैं, एग्रीकल्चर के कुछ सेक्टर में किए गए हैं। तो ये सारे निश्चित रूप से उन सेक्टरों के लिए एक पॉजिटिव कदम है, प्रक्रिया के हिसाब से भी और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। ठीक है, हमारे साथ मनोरंजन भारती जुड़ रहे हैं। हाँ, हमारे साथ मनोरंजन भारती जुड़ रहे हैं और सबसे पहले मैं ब्रॉडकास्टिंग के बारे में बात उनसे करना चाहूंगी, हमारे भी इंटरेस्ट का थोड़ा सेक्टर है। मनोरंजन, जो अनाउंसमेंट आज एफडीआई को लेकर हमारे लिए हुआ है, इम्पैक्ट उसका क्या है, ग्राउंड पे इम्पैक्ट उसका क्या होगा? देखिए, ग्राउंड पे सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये है कि बहुत दिनों से इसकी मांग हो रही थी कि इस सेक्टर को ओपन अप किया जाए। आपको मालूम है 26% था, यहाँ पे 49% जो है विदेशी निवेश आएगा। उसमें क्या होगा कि जो चैनलों की हालत है, आप देखें कि चैनल जो सस्टेन नहीं कर पा रहे, जो कैरेज फीस की वजह से, और उससे जो कंटेंट प्रभावित होता है, वो शायद ये रुक पाएगा यदि विदेशी निवेश इसमें आता है तो मुझे लगता है कि ये जो ब्रॉडकास्टिंग के क्षेत्र में ये एक अच्छा कदम है यदि लोग यहाँ पे पैसा लगाते हैं। और ये जो यदि है, ये यदि बहुत बड़ा है, यदि लोग पैसा लगाते हैं इस सेक्टर में, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी चैनल जो है मुनाफा कमा रहा है उतने अच्छे ढंग से। सब जो है सबकी फाइनेंशियल हालत खराब है, तो यही एक रास्ता बन सकता है शायद चैनल को उबारने के लिए। जी, बहुत शुक्रिया आपका मनोरंजन, ये बहुत एकदम रियलिस्टिक बात है। और अभी हम राजीव रंजन से भी बात करेंगे और हिमांशु से भी बात करेंगे। हिमांशु इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, ये बड़ा कदम है, ग्राउंड पे बहुत सारी चीजें, हालांकि ये थोड़ा लिमिटेड है। दूसरी चीज ये है कि एक जो राजनीतिक इच्छा शक्ति की हम बात कर रहे हैं वो भी यहाँ पर है। जो सबसे बड़ा, अगर हम कहें कि ये स्टेप, क्या ये पहला स्टेप है या फिर सबसे बड़ा स्टेप है जो सरकार की तरफ से उठाया गया? देखिए, ट्रस्ट देने की कोशिश प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री ने की है। आपको नहीं भूलना चाहिए कि बिहार चुनाव के जो नतीजे जब ऐलान हुआ था, तो उसके बाद स्टॉक मार्केट में गिरावट दर्ज हुई थी और एक सवाल उठा था कि क्या एक ऐसी सरकार जिसको जनादेश बिहार में नहीं मिला है और ऐसे वक्त पर जब विपक्ष लामबंद हो चुका है, जिसका एक स्वरूप बिहार में दिखा था, तो उससे ऐसे संदर्भ में क्या सरकार के लिए आर्थिक सुधार के जो बड़े बिल हैं, जो सरकार का अपना एजेंडा है, उसको संसद में आगे बढ़ाना क्या सरकार के लिए आसान होगा? क्या अगर विपक्ष लामबंद होता है तो सरकार की मुश्किलें नहीं बढ़ेंगी? तो इसी परसेप्शन को चैलेंज करने के लिए सरकार ने ये एक अहम बड़ा फैसला लिया। सीधे तौर पर प्रधानमंत्री ग्रेट ब्रिटेन के दौरे पर निकल रहे हैं और उसके ठीक पहले अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को लेकिन हिमांशु, इसके पहले भी तो कुछ एश्योरेंसेस दिए गए होंगे, कोई कदम उठाए गए होंगे, क्योंकि 18 महीने होने को आए सरकार को। हाँ, देखिए, निश्चित तौर पर, और ये सवाल अब उठ रहा है कि पहले 17-18 महीने में नरेंद्र मोदी सरकार ने जो भी बड़े फैसले लेने की कोशिश की है, उसका बहुत ज्यादा असर होता न निवेश पर दिखा है और न ही अर्थव्यवस्था पर दिखा है। और आज वित्त मंत्री ने जब इस फैसले का ऐलान किया तो उन्होंने ये भी कहा कि ये बहुत अहम है कि अहम संवेदनशील सेक्टरों में नए निवेश की जरूरत है, क्योंकि जब तक नया निवेश नहीं होगा तब तक सेंटिमेंट में सुधार नहीं होगा और नए रोजगार के अवसर पैदा नहीं होंगे। तो सरकार एक नए सिरे से कोशिश कर रही है। अब देखना होगा कितना सफल हो पाती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हिमांशु। और राजीव से भी हम जल्दी से व्यू थोड़ा ले लेते हैं, रक्षा मंत्रालय वो देखते हैं। राजीव, रक्षा मंत्रालय में तो इस नए, जिसको कहते हैं संचार की, ब्लड इन्फ्यूजन की बहुत ज्यादा जरूरत थी। बिल्कुल, आपने सही कहा और यही वजह है कि सरकार ने न केवल 49% बल्कि
कुछ एक मामलों में 100% एफडीआई की इजाजत दे दी है। और इसका सबसे बड़ा जो फायदा ये होगा, एक तो बाहर से जो हिंदुस्तान की जो कंपनियां जो डिफेंस में हिस्सा ले रही है उसमें सीधे तौर पर निवेश आएगा और साथ में कई सारे तकनीक आ पाएंगे जो नहीं आ पाती थी। और आपको ये भी बता दें कि इसके एक और फायदा होगा, एक तो विदेशी मुद्रा की बचत होगी और कई सारी कंपनियां जो बना पाती थी, हथियार जो ले पाते थे, अब वो सीधे मेड इन इंडिया हो जाएगा। इसके लिए आपको बाहर जाना नहीं पड़ेगा। और कई सारे जो कंपोनेंट की बात करें, चाहे फाइटर की बात कीजिए, चाहे हेलीकॉप्टर की बात कीजिए, तो उसका ज्वाइंट वेंचर इंडिया में स्टार्ट हो जाएगा और उसके कंपोनेंट जो इंडिया में बनने लगेंगे। तो सबसे बड़ा फायदा होगा कि रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, निवेश बढ़ेगा यहाँ पर और ये जो भारतीय कंपनी है उनको फायदा होगा। बहुत शुक्रिया राजीव इस पूरी जानकारी के लिए। और हमारे साथ संजय निरुपम भी जुड़ गए हैं। निरुपम साहब से भी पहले हम उनकी राय ले लेते हैं कि इस नए अनाउंसमेंट पे, इस नए ऐलान पे, जो आर्थिक सुधारों पे ऐलान है, इस पे उनका क्या कहना है। संजय निरुपम, आप भी अपना फर्स्ट कमेंट इस पर दे दें। जो ऐलान हुए हैं, निश्चित तौर पर जिसकी जरूरत थी ना सिर्फ पॉलिटिकली बल्कि जॉब क्रिएशन को लेके, आम लोगों को लेके, क्या ये एक अहम कदम आप मान रहे हैं एक जिम्मेदार विपक्षी पार्टी के तौर पर? देखिए, बिहार चुनाव के नतीजों के बाद इस प्रकार का विश्लेषण आने लगा था कि ये सरकार आर्थिक सुधारों में जिस तरीके से अब तक पीछे थी, शायद अभी और पीछे हो जाएगी। विपक्ष और लामबंद हो सकता है। जो मनमानी तरीके से ये जो विधेयक लेकर के आ रहे थे या कानून बनाने का प्रयत्न कर रहे थे, उससे थोड़ा सा सरकार सख्ते में आएगी और सुधार के लिए जल्दीबाजी करेगी। आज मुझे दिख रहा है कि बिहार चुनाव की वजह से जो कि झटका लगा है सरकार को, उस झटके से निकलने के लिए इस प्रकार की घोषणाएं हुई हैं। ऐसी घोषणाएं पिछले 18 महीने में कई बार हो चुकी हैं। मैं इन घोषणाओं का स्वागत करूंगा क्योंकि अंततः इससे कहीं ना कहीं देश का कल्याण होगा, रोजगार तैयार होगा। लेकिन क्या सचमुच ग्राउंड रियलिटी में अगर आप देखें तो क्या सचमुच इन सारे घोषणाओं को लागू करने की क्षमता और पूरे मैकेनिज्म इस सरकार के पास है? शायद नहीं है। अब तक इस सरकार ने जो भी वादे किए वो महज वादे निकले। चाहे वो जनधन योजना की बात आप देख लें, जनधन योजना में इन्होंने कहा कि हम इतने अकाउंट खोल दिए। अब जीरो बैलेंस अकाउंट खोलने की बात आप करते, एकदम गरीब लोगों के नाम से। उस अकाउंट का लाभ क्या है आखिरकार? उस गरीब के पास क्या जा रहा है? लोग जाके अपने अकाउंट में चेक कर रहे कि हमारे पास पैसा आने वाला था, अभी नहीं आया। तो ये जो घोषणाबाजी है और आंकड़ों की बाजीगरी है, इसी पे आधारित ये सरकार है और इसी पे आधारित कार्यक्रम ये सरकार चलाने जा रही है। तो अब इन नई घोषणाओं का कोई आगे जाके बहुत बड़ा फायदा होगा, अभी कहना मुश्किल है, उम्मीद करना चाहिए।